नमस्कार साथियों, एसआरटी टेक एंड यूट्यूब चैनल की रीट 2021 की संस्कृत मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको इस टेस्ट सीरीज का 7वां पेपर दिया गया था। आपने शायद इसको सबमिट कर दिया होगा। ये जो टेस्ट है वो L1 और L2 दोनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक दो टॉपिक है जो L2 में अधिक चलते हैं और L1 में कम चलते हैं, तो आप ये ना समझें कि ये हमारे लिए नहीं है। प्रत्येक जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो दोनों लेवल के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप के जिन प्रश्नों में डाउट हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप साथियों इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसकी सूचना आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास और देखते हैं एक एक प्रश्न को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया था, संस्कृत अध्यापनाय भंडारकर मतानुसारम का पद्धति ही उपकारिका अभवत है। यानी संस्कृत के अध्यापन के लिए भंडारकर के मतानुसार कौन सी पद्धति है वो उपयोगी हुई है? वार्तालाप पद्धति, परंपरागत पद्धति और व्याकरण अनुवाद पद्धति और पाठ्य पुस्तक पद्धति। साथियों, साथ साथ में आप अपने कमेंट हैं वो भी अपने आंसर हैं वो भी कमेंट करते चलें। जैसे पहला जो प्रश्न है उसमें आपका कौन सा आंसर सही है, आप प्रश्न संख्या लिखते हुए उसके साथ में उसका आंसर है वो टाइप करें। तो देखिए, इस पहले प्रश्न का सी ऑप्शन है वो सही होगा, व्याकरण अनुवाद पद्धति। इसके विश्लेषण के रूप में आप देख लीजिए, व्याकरण अनुवाद पद्धति व्याकरण अनुवाद विधि को शास्त्रीय या भंडारकर विधि भी कहा जाता है। इसे भंडारकर विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विधि के प्रवर्तक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। इस विधि में शिक्षार्थियों को व्याकरणिक नियमों के आधार पर लक्ष्य भाषा अर्थात अन्य भाषा का भाषाई विवरण समझाया जाता है। इसके साथ मातृभाषा के साथ लक्ष्य भाषा में होने वाली अनुवाद प्रक्रिया को भी समझाया जाता है। इस विधि में लेखन कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। भाषा शिक्षण में मातृभाषा के प्रयोग पर बल दिया जाता है। यह विधि व्याकरण शिक्षण के निगमनात्मक विधि का अनुसरण करती है। यह विधि पहले व्याकरण के नियमों को सिखाती है, फिर उन नियमों को लक्ष्य से मातृभाषा में अनुवाद प्रयोग सिखाती है। अतः स्पष्ट है कि संस्कृत अध्यापन के लिए भंडारकर के मतानुसार व्याकरण अनुवाद पद्धति है वो सहायक होती है। तो साथियों, इस तरह से ये प्रश्न है, उसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लीजिए। और अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया था, कस्याम पद्धतौ शिक्षणम सर्वम मौखिकम आसीत्। कौन सी पद्धति में शिक्षण है वो सभी प्रकार से मौखिक होता है? ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे, परंपरागत पद्धतौ, भंडारकर पद्धतौ, पाठ्य पुस्तक पद्धतौ और निर्बाध पद्धतौ। तो यहाँ साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा पहला, परंपरागत पद्धति। तो साथियों देखिए, परंपरागत जो पद्धति होती है उसमें क्या होता है कि ये प्राचीन समय है, उसी से ये विधि है वो सिखाने की विविध विधियों का प्रयोग इसमें हम करते आ रहे हैं। अतः यह कालक्रम से संस्कृत शिक्षण विधियों को इन वर्गों में रखा जाता है। यानी पुराने समय में क्या होता था, आचार्य परंपरा हुआ करती थी जिसमें शिष्य को गुरुकुल में रह करके पढ़ना होता था। और गुरु है वो अपने आदेश है जो भी उपदेश है वो अपने शिष्यों को सुनाते थे और शिष्य उनको रट करके याद करते थे। तो यानी उसमें जो रटने की प्रवृत्ति थी उसको अधिक महत्व दिया जाता था। यानी मौखिक रूप से ही गुरु है वो अपने शिष्य को शिक्षा देते थे और शिष्य हैं वो भी उसको मौखिक रूप से ही याद करते थे। उस समय पाठ्य पुस्तक है यानी कागज है उसका आविष्कार नहीं हुआ था।
तो इस तरह से मौखिक शिक्षण है वो परंपरागत पद्धति में हुआ करता था। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया गया है भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्न हो भवति। भाषा अध्ययन के लिए अंतिम प्रयत्न होता है। साथियों ये अभी तक आपके प्रश्न है वो याद हो गया होगा, क्योंकि प्रत्येक टेस्ट में इससे संबंधित प्रश्न है वो जरूर आता है। LSRW लिसन, स्पीक, रीड और राइट। तो अंतिम प्रयास है वो राइट यानी लेखन के रूप में होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए फोर्थ प्रश्न। संस्कृतम अस्ति, संस्कृत है। संस्कृत क्या है? विश्लेषणात्मक भाषा, संरचनात्मक भाषा, विमर्शनात्मक भाषा और संश्लेषणात्मक भाषा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा फोर्थ, संश्लेषणात्मक भाषा। साथियों क्या हुआ करता था कि संस्कृत है वो भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है, जिसे देव भाषा के रूप में है वो भी स्वीकार किया गया है। विद्वान जनों ने यह शास्त्रीय भाषा के रूप में इसको प्रसिद्ध माना है और रक्त संबंधित सदस्यों को एक परिवार के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। वैसे ही आपस में संबंधित और समानता रखने वाले भाषाओं को भी एक ही परिवार की भाषा माना जाता है। तो इस तरह से ये जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीनतम भाषा है और बाकी की जितनी भी जो भाषाएं हुई हैं उन सभी भाषाओं का आधार है वो संस्कृत भाषा है। तो ये एक संश्लेषणात्मक भाषा के रूप में हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 5 का प्रश्न। श्याम फलकस्य अधिकाधिक उपयोग निमित्तम परामर्शः कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति। यानी श्याम फलक का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए परामर्श है वो कौन से सिद्धांत में दिया गया है? अभ्यासस्य सिद्धांते, सक्रियताया सिद्धांते, रुचे सिद्धांते और मौखिक कार्य से सिद्धांते। तो साथियों अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा रुचि का सिद्धांत। तो रुचि का सिद्धांत किस तरह से है इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया अभ्यास का सिद्धांत, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अभ्यास के सिद्धांत के अंतर्गत थारनडाइक ने कहा था कि भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के न तो सीखी जा सकती है और न ही उसकी कुशलता बरकरार रखी जा सकती है। इसमें कार्य को बार बार करके उसे अधिक शीघ्रता से सीख लिया जाता है। अब देखिए जो हमारा आंसर है उसकी हम बात कर लेते हैं। अभिप्रेरणा या रुचि का सिद्धांत। भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना इस सिद्धांत को मानने वालों का मत है कि विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए। इस क्रम में श्यामपट्ट को महत्व देते हुए उसके प्रयोग पर विशेष बल देते हैं, क्योंकि श्यामपट्ट को अध्यापकों का मित्र माना जाता है। एक श्यामपट्ट की सहायता से अनेक विषय पढ़ाए जा सकते हैं। शिक्षक विषयानुसार श्यामपट्ट का प्रयोग बार बार कर सकता है। उस पर लिखे गए या चित्रित विषय को साफ कर उस अन्य विषय को लिखित कर सकता है। और एक इसमें सक्रियता का सिद्धांत है, उसके बारे में भी देख लीजिए। क्रियाशीलता का भी सिद्धांत भी इसको कहते हैं कि बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। तो इस तरह से जो श्यामपट्ट का अधिक से अधिक उपयोग करने का जो सिद्धांत है वो रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट 6ठा प्रश्न। वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम। वाग रूपे यानी वाणी के रूप में भाव प्रकट करने से क्या तात्पर्य है? वाग कहते हैं वाणी को, वाणी के रूप में भाव प्रकट करना है, उससे क्या अभिप्राय है? भाषणम, लेखनम, पठनम और श्रवणम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भाषणम। यानी भाषण के द्वारा ही हम वाणी का प्रयोग, जब हम भाषण देते हैं तो उसमें वाणी का प्रयोग है। उस वाणी के माध्यम से ही अपने मन के जो भाव हैं उनको हम प्रकट करते हैं। नेक्स्ट देखिए 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न देखिए, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए आप कि भाषा कौशलों में संभाषण कौशल ऐसा प्रयत्न है जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम वाणी होता है। शब्दों में वर्ण उचित उच्चारण के साथ है और वाक्यों में शब्द उचित क्रम के साथ इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को संभाषण प्रक्रिया कहते हैं। कोई संभाषण अर्थपूर्ण होने के लिए उनके शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझना जरूरी होता है। अतः स्पष्ट है कि वाणी के रूप में भाव प्रकट
से संभाषण से होता है, अर्थात व्यक्ति संभाषण में ही वाणी का प्रयोग करके अपने भावों को प्रकट करता है। अब देखिए 7 का प्रश्न, दशरथेन केकयी वरौ दत्तौ, ये एक वाक्य है। यहाँ आपको खाली जगह है, उसको उचित संख्या शब्द के द्वारा भरना है। ऑप्शन में दिए गए हैं द्वे, द्वाभ्याम, द्वौ, द्वयो। तो यहाँ राइट आंसर है वो होगा द्वौ। द्वौ क्यों आया? ये द्वौ आएगा इस वरौ के अनुसार, क्योंकि वर है वो पुल्लिंग है, वर पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसके साथ में पुल्लिंग शब्द का ही आएगा। और 2 वर दिए गए थे, 2 वरदान दिए गए थे, तो द्विवचन में द्वौ शब्द है उसका प्रयोग होगा संख्यावाची। स्त्रीलिंग में द्वे होता है, नपुंसकलिंग में भी द्वे होता है। तो यहाँ पुल्लिंग होने की वजह से वरौ है वो पुल्लिंग होने की वजह से ये द्वौ है वो भी पुल्लिंग का प्रथम विभक्ति का द्विवचन आया है। तो अब देखिए नेक्स्ट 8 का प्रश्न, छात्राः श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानार्जनं समुपार्जयन्ति इति ही परामर्शः विद्यते। तो यहाँ देखिए इसका अर्थ देखिए आप कि छात्र सुनने की अपेक्षा पढ़ने से अधिक ज्ञान ग्रहण करते हैं। यह परामर्श है। कौन से कौशल का है ये परामर्श? पठन कौशल का, भाषण कौशल में, लेखन कौशल में और श्रवण कौशल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पठन कौशल में। तो देखिए किस तरह से है। श्रवण और पठन का उपयोग सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल के रूप में किया जाता है, अतः इन दोनों कौशलों को ग्रहणात्मक कौशल भी कहा जाता है। परंतु श्रवण कौशल जहाँ केवल बोली गई या कही गई का ही अर्थ निकालने की प्रक्रिया है, वहीं पठन कौशल है वो किसी भी पाठ के केवल लिखित पाठ के उच्चारण से नहीं अपितु उस पाठ के अर्थावबोध से भी है, जिससे वह पठन कौशल के विविध चरणों में सक्षम हो सके। वाक्यों के बीच विचार को जोड़ना, जोर से पढ़ना और कुछ उन्होंने सीखा है, यह है अपने पिछले अनुभवों के बारे में बात करना, ये सब बेहतर पठन सहायक होते हैं। अतः स्पष्ट है कि पठन कौशल में यह परामर्श के लिए परामर्श ही है। छात्र श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से इस 8 के प्रश्न का राइट आंसर है वो ए होगा, पठन कौशल। अब देखिए 9 का प्रश्न, आकाशवाणी ही इति ही प्रकारकम साधनम अस्ति। आकाशवाणी है वो किस प्रकार का साधन है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन और क्रिया साधन। तो ये जो आकाशवाणी है वो एक श्रव्य साधन है, क्योंकि आकाशवाणी रेडियो है वो उससे केवल हम सुन करके ही ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 10 का प्रश्न, पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्षस्य सिद्धांतः भवति। पाठ्य पुस्तक निर्माण में आंतरिक पक्ष का सिद्धांत होता है रोचकता, सौदेश्यता, व्यावहारिकता और पूर्वोक्त त्रय है भी। तो जो पाठ्य पुस्तक निर्माण है उसमें ये तीनों ही आंतरिक पक्ष है, आंतरिक पक्ष के जो सिद्धांत है उनको शामिल किया जाता तो है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट देखिए 11 का प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्णम सत्यासत्य निर्णय है बहुसाधन बहुसमाधान प्रश्नः च इत्येते प्रकाराः कस्या परीक्षायां सन्ति। रिक्त स्थान भरने वाले, सत्य असत्य का निर्णय करने वाले बहुविकल्पात्मक प्रश्न है वो किस प्रकार की परीक्षा में होते हैं? शलाका परीक्षाया, वस्तुनिष्ठ परीक्षाया, निबंध रूप परीक्षाया और अंताक्षरी परीक्षाया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा है उसमें ये सब प्रकार के प्रश्न है वो शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 12 का प्रश्न, शिक्षा क्षेत्रे है उपचार है इत्यस्य क्या अर्थ है? शिक्षा के क्षेत्र में उपचार का क्या अर्थ होता है? अधिगमनम, अवबोधनम, सर्वविध दोषाणाम निराकरणम और संप्रेषणम। तो इसका राइट आंसर है वो 3 का होगा, सर्वविध दोषाणाम निराकरणम, यानी सभी प्रकार के जो दोष हैं उनको दूर करना ही शिक्षा के क्षेत्र में उपचार शब्द है उसका अर्थ होता है। इसको आप एक बार यहाँ देख लीजिए या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप इसको पढ़ लीजिए। अगर मैं ये पूरी व्याख्या आपको पढ़ करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 का प्रश्न,
स्वातंत्र्यात् परम आचार्य देव समिति ही बहुविध मूल्यांकन निमित्तं सर्वप्रथमं कदा अनुशंसितवती। यानी स्वतंत्रता के बाद में आचार्य नरेंद्र देव समिति ने बहुविध मूल्यांकन के लिए सर्वप्रथम कब अनुशासित किया था, यानी अनुशंसा कब इसकी की गई थी। ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए हैं 1948 तमे वर्षे, 1947 तमे वर्षे, 1949 तमे वर्षे और 1950 तमे वर्षे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए का 1948 तमे वर्षे। व्याख्या के रूप में आप इसको देख लीजिए। आचार्य नरेंद्र देव विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के स्वामी आचार्य नरेंद्र देव अध्यापक के रूप में उच्च कोटि के निष्ठावान अध्यापक और महान शिक्षाविद थे। पहली समिति केंद्रीय शासन द्वारा 1948 ईस्वी में गठित की गई थी। इस समिति के द्वारा सर्वप्रथम बहुविध मूल्यांकन को 1948 में अनुशासित किया गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक है। नेक्स्ट देखिए 14 का प्रश्न, शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद कत्तमेः वर्षे आंतरिक मूल्यांकनस्य उपरि ही बलं दत्तम। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है, उसने कौन से वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया। ऑप्शन में दिए गए हैं 1965 तमे वर्षे, 1947 तमे वर्षे, 1975 तमे वर्षे और 1967 तमे वर्षे। इसका राइट आंसर है वो सी होगा 1975 तमे वर्षे। व्याख्या इसकी देख लीजिए। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा 1975 वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया गया। यहाँ देखिए जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है इसको हम NCERT कहते हैं और इस NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये फुल फॉर्म है वो भी साथियों इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में NCERT की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। तो भारत सरकार द्वारा ये स्थापित संस्था है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह परिषद भारत में स्कूल शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करती है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब देखिए नेक्स्ट 15 प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना है वो कब संगठित हुई। 1948 तमे वर्षे, 1950 तमे वर्षे, 1966 तमे वर्षे और 1968 तमे वर्षे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा फोर्थ 1968 तमे वर्षे। देखिए इसकी भी थोड़ी व्याख्या देख लीजिए आप। 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान और कार्य कुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई जो अब तक चल रही है। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना 1968 में संगठित हुई थी। तो ये भी प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। 13, 14 और 15 का जो प्रश्न है वो तीनों प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लें और याद कर लें। नेक्स्ट देखिए 16 प्रश्न, वह गुरु से प्रश्न पूछता है इत्यस्य वाक्य से संस्कृत अनुवादम कुरुतः है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। सह गुरुं प्रश्नं पृच्छति, सह गुरुः प्रश्नं पृच्छति, सह गुरुवे प्रश्नं पृच्छति, सह गुरु प्रश्नं पृच्छति। तो यहाँ देखिए पृच्छ धातु है, उस पृच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जो अकथित कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पृच्छ धातु से उक्त जो कर्म है वो तो होगा प्रश्नम और जो अनुक्त कर्म है वो होगा गुरु। तो इन गुरु और प्रश्नम दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और राइट आंसर ये पहला ही होगा, स गुरुं प्रश्नम पृच्छति। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए आप।
वाक्य को ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि यहाँ पृच्छ धातु के प्रयोग के कारण वाक्य द्विकर्मक है। गुरु में अपादान कारण कारक की प्राप्ति थी, परंतु पृच्छ धातु के कारण अविवक्षा होकर कर्म संज्ञा होगी। कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है अर्थात स होगा, और गुरु और जो प्रश्न है वो दोनों कर्म संज्ञक हैं, अतः द्वितीय विभक्ति होकर गुरुम और प्रश्नम होगा। क्रिया है वो कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, तो ये पृच्छति होगा। इस तरह से इसका जो संस्कृत अनुवाद है वो होगा स है गुरुम प्रश्नम पृच्छति। अब देखिए नेक्स्ट 17 का प्रश्न, मया फलानी खाद्यन्ते इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते। इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो यहाँ देखिए ये जो वाक्य है वो कौन से वाच्य का है? कर्तृवाच्य का है। कर्तृवाच्य का है, सॉरी कर्मवाच्य का है। ये कर्मवाच्य का वाक्य है। अब इसको हमें बदलना है कर्तृवाच्य में। तो यहाँ देखिए मया है वो मया तृतीया का एक वचन है, तो यहाँ प्रथमा का एक वचन क्या होगा? प्रथमा का एक वचन मया का होगा अहम। और फलानी है वो यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो द्वितीय का बहुवचन है वो भी फलानी ही होगा, क्योंकि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में समान रूप ही चलते हैं, तो ये फलानी का फलानी रहेगा। और जो खादंते है वो यहाँ कर्म के अनुसार थी, अब यहाँ कर्ता के अनुसार होगी। तो कर्ता अहम है तो अहम के अनुसार ये खादामी होगी। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी का, अहम फलानी खादामी। इसकी थोड़ी सी व्याख्या आप देख लीजिए। चलिए व्याख्या यहाँ ऐड नहीं की गई है, आपको मैंने समझा दिया है। अगर फिर भी कोई किसी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, आपको और स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। अब नेक्स्ट 18 प्रश्न देखिए, च है इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। तो देखिए आपने उच्चारण स्थान जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय बताया था ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम तालु। तो यहाँ देखिए चू का मतलब है च वर्ग, तो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ और ये। तो ये पांचों अक्षर हैं वो कौन से वर्ण होते हैं? तालव्य वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। इजी प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए 19 का प्रश्न, सह तस्य अनुगच्छति वाक्यम इदम संशोधित। इस वाक्य को आपको संशोधित करना है। तो देखिए यहाँ स है वो कर्ता है और अनुगच्छति है वो क्रिया इस स के अनुसार सही है, लेकिन जो कर्म है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो तद शब्द का द्वितीय का एक वचन होगा तम। क्या होगा? तम होगा। तो स है तम अनुगच्छति, इस तरह से ये वाक्य बनेगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है स तम अनुगच्छति, तो इसका फोर्थ आंसर है वो सही होगा। व्याख्या के रूप में आप देख लीजिए, यह कर्तृवाच्य है, उसमें कर्ता में एक वचन होता है, जैसा यहाँ से दिया गया है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है, उसी के अनुसार क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की अनुगच्छति है। फिर कर्म है उसमें द्वितीय भक्ति होती है, अनुक्ते कर्मणि द्वितीय, अनुक्त कर्म में द्वितीय भक्ति होती है। यहाँ कर्म में षष्ठी भक्ति है जो अशुद्ध है, शुद्ध करने पर इसका तम आदेश होगा और इस तरह से इसका वाक्य बनेगा स है तम अनुगच्छति। नेक्स्ट 20 का प्रश्न देखिए, ये सुक्ति है एक तरह से, सतसंगति ही, फिर खाली जगह है किम न करोति पुनसाम इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयता सुक्तिम इमाम निर्मापयत। ये सुक्ति है वो आपको बनानी है। तो सतसंगति कथय, ये कथय ऑप्शन है वो ही सही होगा, इस खाली जगह में आ जाएगा कथय। सतसंगति कथय किम न करोसि पुनसाम। यह भर्तृहरि के नीति शतकम नामक जो ग्रंथ है उससे ये लिया गया है। तो साथियों अब देखिए नेक्स्ट 21 का प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित है और इस गद्यांश को पढ़ करके आपको 21 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो देखिए सबसे
पहले हम इस गद्यांश को है वो पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया गया है, अयम कवि कुल गुरु कदाह कत्तम चह जनपदम अलंकृतवान स्वः जन्मनेति विवादास्पदा अद्यापि तथापि अस्य ग्रंथानां सूक्ष्म परीक्षणं नेतुं कर्तुं वक्तुं शक्यते। यदेव महाकविः स्वजनुषाः काश्मीर भुवलञ्चकारः अस्य कविवरस्य मेघदूतेः उज्जयिनीवर्णनेन कुमारसम्भवे च हिमालयवर्णनेन च ज्ञायते। यदयं प्रौढे वयसि उज्जयिनीं गतो भवेत् तत्र च महीभुजो विक्रमाङ्कस्य सभायां प्रतिष्ठां लेभे तरुणे च वयसि काश्मीरा नेवाधि जगह है। तो इस तरह से ये कालिदास के बारे में एक ये पैराग्राफ है वो यहाँ दिया गया है। अब इसी के ऊपर आधारित जो 5 प्रश्न हैं उनके हमें जवाब देने हैं। तो देखिए, सबसे पहले 21 का प्रश्न, मही भुजो हो इति ही पदे का विभक्ति। तो इस मही भुजे पद में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन में दिए गए हैं तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी और सप्तमी। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो षष्ठी विभक्ति होगा। षष्ठी विभक्ति किस तरह से है ये देखिए, तत्र च मही भुजो विक्रमांकस्य सभायां प्रतिष्ठो लभे। ये वाक्य इस पैराग्राफ में दिया गया था, अर्थात वहाँ महाराज विक्रम के सभा में प्रतिष्ठा प्राप्त किए। यहाँ विक्रमांकस्य में षष्ठी विभक्ति है, स्पष्टतः ज्ञात होती है, और यह इसका विशेषण होने के कारण मही भुजय है उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए, मही भुजो विक्रमांकस्य है, विक्रमांक की सभा में। तो यहाँ देखिए मही भुज है, वो मही भुज यानी जकारांत पुल्लिंग शब्द है, और षष्ठी विभक्ति के रूप में इसका रूप बनता है मही भुजय, जिसके विसर्ग को उत्वादी करके मही भुजो शब्द है वो बना है। तो इस तरह से इसमें षष्ठी विभक्ति होगी। नेक्स्ट 22 का प्रश्न देखिए, महाकवि ही इत्यत्र कै समास है। महाकवि है उसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि और द्वंद्व है। तो इसमें कर्मधारय समास होगा। देखिए इसके बारे में, समस्त पद है वो महाकवि है, इसका विग्रह करेंगे तो होगा महान च असौ कवि। विशेषणम विशेषण बहुलम, यानी महाकवि का महान इस विशेषण के साथ में विशेष्य कवि के साथ में इसका कर्मधारय समास होता है। महान च असौ कवि, महाकवि, ये रूप इसका बनता है। 23 का देखिए, अध्यापी इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुते है। अध्यापी का संधि विच्छेद करना है तो ये सिंपल है, अध्यय प्लस अपि, यानी ये शवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण है। ए और ए को जोड़ेंगे तो इसमें आ दीर्घ हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? अध्यापी। तो अध्यय प्लस अपि ये इसका विच्छेद होगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट, वक्तुम इत्यत्र कै प्रत्यय है। वक्तुम है उसमें कौन सा प्रत्यय होगा ये आपको बताना है। तो वक्तुम है उसमें तुमुन प्रत्यय होगा, कत्वा भी नहीं होगा, तुम भी नहीं होगा और कतुम नहीं होगा, तुमुन प्रत्यय होगा इसमें। देखिए यहाँ शब्द है वो वक्तुम दिया गया है, तुमुन इसमें प्रत्यय है और मूल धातु है वो वच है, वच धातु है। तुमुन नवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र से यहाँ क्रियार्थार्थ चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त क्रिया में तुमुन प्रत्यय होता है। अब देखिए नेक्स्ट 25 का प्रश्न, भवेत इत्यत्र कै लकार है। भवेत है उसमें कौन सा लकार है? लिट लकार, विधिलिंग लकार, लट लकार और लोंग लकार। तो यहाँ विधिलिंग लकार होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट 26 का देखिए, यहाँ एक श्लोक दिया गया है और इस श्लोक के ऊपर आधारित जो 5 प्रश्न हैं उनके जवाब आपको देने हैं। तो देखिए सबसे पहले इस श्लोक का हम उच्चारण कर लेते हैं। केयूराणिन भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वाणेकाशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्।
इस श्लोक के ऊपर आधारित है। 26वां प्रश्न देखिए, पद्यस्मिन् प्रयुक्तस्य हि छन्दसः नाम लिखिते हैं। शिखरणी शार्दूल विक्रीडितम वसंत तिलकः मंदाक्रांता। तो यहाँ इसे जो श्लोक है उसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद है। शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण और उदाहरण मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसके प्रत्येक चरण है उसमें 19 वर्ण होते हैं और रसई रुद्रस छिन्ना, रस और रुद्र यानी रस होते हैं 6, रुद्र होते हैं 11। तो इस तरह से रसई रुद्र छिन्ना, ये गलत हो गया। सूर्यास्वई मस जस तथा श गुरुवा। तो सूर्य यानी 12 और अश्व यानी 7। तो इस तरह से 12 और 7 वर्णों के ऊपर यति होती है। इस तरह से कुल 19 वर्ण इसमें होते हैं। सूर्यास्वई मस जस तथा स गुरुवा, मस जस तथा स गुरुव यानी गुरु होगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 तो इसमें गण होंगे और 1 इसमें गुरु होगा। तो 36 18 और 1 19। इस तरह से 19 वर्ण इसमें होते हैं। तो ये हो गया शार्दूल विक्रीडितम छंद। अब देखिए नेक्स्ट 27 का प्रश्न, भूषयंती इत्यत्र क लकार है। तो भूषयंती है उसमें कौन सा लकार होगा? लृट लकार, लंग लकार, लट लकार और लोट लकार। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो लट लकार होगा। ये भूषयंती है वो लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है। भूषयति, भूषयतः, भूषयंती, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट 28 का देखिए, वाणी का इत्यत्र का संधि। तो यहाँ देखिए वाणी का है उसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो बनेगा वाणी प्लस एकाः। ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा और एका इसमें जोड़ देंगे तो वाणी का शब्द बनेगा। तो यहाँ इसमें यण संधि होगी। नेक्स्ट 29 का देखिए, स्नानम इत्यत्र क प्रत्यय। स्नानम है उसमें कौन सा प्रत्यय है? सत्री, लुट, सानच और कत। तो लुट प्रत्यय होगा इसमें। व्याख्या देखिए इसकी, स्नानम शब्द है उसका विग्रह होता है सु प्लस लुट। अब नपुंसक भावे कतय और लुट च, इस सूत्रों में नपुंसकत्व के भाववाचक अर्थ में लुट प्रत्यय होता है। इनसे बने शब्द हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं। ये लुट जो प्रत्यय है उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनको आप देख लीजिए। लुट में ल और ट है उसकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, यू बचता है और यू के स्थान पर यू और ना को जो सूत्र है उससे अनादेश हो जाता है। जिस तरह से यहाँ अन्य उदाहरण और भी दिए गए हैं, लिख प्लस लुट उससे बनता है लेखनम, और क्री प्लस लुट है उससे कर्णम बनेगा। प्र प्लस दा धातु से लुट प्रत्यय करेंगे प्रधानम बनेगा। स्मृ धातु में लुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्मरणम बनेगा। इसी तरह से व्याकरणम है उसमें भी वी प्लस आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लुट प्रत्यय लगाने से व्याकरणम बनता है। और यहाँ देखिए जो अपना स्नानम शब्द दिया गया है उसमें यहाँ सुप धातु से लुट प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो स्नानम शब्द है वो बनेगा। तो अतः स्पष्ट है कि स्नानम में लुट प्रत्यय होगा। लास्ट प्रश्न देखिए इस टेस्ट का, केयुराणी इत्यत्र किम लिंगम। केयुराणी में कौन सा लिंग होगा? तो यहाँ देखिए जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, उस तरह से यहाँ इसमें नपुंसक लिंग होगा। तो साथियों आप कमेंट करके बताएं कि आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले मॉडल टेस्ट पेपर को हल करने के लिए। तब तक SRT Tech एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।